हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ मार्केट कंसंट्रेशन एंड मोनोपोली पावर। जिन स्टूडेंट्स ने मार्केट कंसंट्रेशन के मीनिंग को नहीं समझा है वो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लें। मार्केट कंसंट्रेशन और मोनोपोली पावर को मेज़र क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मार्केट कंसंट्रेशन को हम मेज़र क्यों करते हैं। उसका पहला कारण है टू कंपेयर कम्पिटिटिव कंडीशन इन डिफरेंट मार्केट्स। डिफरेंट मार्केट्स में कंपटीशन की कंडीशन क्या है उसको कंपेयर करने के लिए। सेकंड इज मेक लॉज टू रेगुलेट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, लॉज बनाने के लिए गवर्नमेंट को ये जानना ज़रूरी है कि कंपटीशन की कंडीशन क्या है डिफरेंट मार्केट्स में। इंडिया में कंपटीशन को ही इंक्रीज़ करने के लिए या मोनोपोली को रोकने के लिए ही दो डिफरेंट एक्ट्स हैं। मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट MRTP एक्ट 1969 में एनफोर्स हुआ। नेक्स्ट इज न्यू कंपटीशन एक्ट 2002। आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारा बना न्यू कंपटीशन एक्ट 2002। MRTP एक्ट और न्यू कंपटीशन एक्ट। MRTP जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोली और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ही हमारा MRTP एक्ट बना। अब हम मार्केट कंसंट्रेशन के मेजर्स को समझते हैं। सबसे पहले तो मार्केट कंसंट्रेशन का संबंध किससे होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन से। मार्केट कंसंट्रेशन जो है दो एक्सट्रीम्स के बीच की वैल्यू को शो करता है। या तो मार्केट कंसंट्रेशन एब्सेंट है, नहीं है बिल्कुल भी, वो किस केस में होगा? वो परफेक्ट कंपटीशन में होगा जब मार्केट कंसंट्रेशन ज़ीरो होता है। और मोनोपोली में वो इसकी एक्सट्रीम कंडीशन को दिखाता है जब फुल्ली मार्केट कंसंट्रेशन है। मार्केट कंसंट्रेशन जो है वो एक ही फर्म के हाथ में सारा कंट्रोल है, तो मोनोपोली वो एक्सट्रीम सिचुएशन है। और इसके बीच की जो कंडीशंस हैं जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डिओपोली, मोनोपोली, ये हमारे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रही हैं कि मार्केट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट मेजर्स की। मार्केट कंसंट्रेशन को कैसे मेज़र किया जा सकता है? तो पहला है कंसंट्रेशन रेशो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही पॉपुलर हमारा मेज़र है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन रेशो। Most popular and simplest index to measure market concentration. The concentration ratio measures the combined market share of the top n firms in the industry. Concentration ratio में हम जो top n firms हैं वो 4 भी हो सकती हैं, वो 8 भी हो सकती हैं। तो जो टॉप फर्म्स हैं उनका मार्केट शेयर क्या है वो जानते हैं हम कंसंट्रेशन रेशियो से। The market share of such firms may be taken either in production, जो मार्केट शेयर की हम बात कर रहे हैं वो या तो हम प्रोडक्शन से कंपेयर करें या सेल्स। सभी जो फर्म्स में कितनी है टोटल और एक पर्टिकुलर फर्म की सेल कितनी है। एम्प्लॉयमेंट, एसेट्स, एनी अदर रेलिवेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द मार्केट। तो मार्केट शेयर के लिए हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं, चाहे हम सेल्स लें, चाहे आउटपुट लें, चाहे एम्प्लॉयमेंट और कोई भी अदर रेलिवेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मार्केट। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में बात करें तो कंसंट्रेशन रेशियो इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1। हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इधर हमने लिया m हमारा शो कर रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन रेशियो या तो हम 4 फर्म्स की लेते हैं, 8 फर्म्स की, 10, 12 और इवन 20 भी हो सकती हैं नंबर ऑफ फर्म्स। तो अगर हम CR4 ले रहे हैं तो हम 4 फर्म्स का कंसंट्रेशन रेशियो निकाल रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर ये कुछ फर्म्स हैं A से लेके H तक, तो कंसंट्रेशन रेशियो के लिए अगर हम CR4 निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन रेशियो 4 फर्म्स का निकाल रहे हैं, तो इसको सबसे पहले तो हमें रैंकिंग के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा इन फर्म्स को। जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है वो टॉप पे, फिर सेकंड रैंक, फिर थर्ड रैंक, इस प्रकार से अरेंज करना है। और फिर टॉप जो 4 फर्म्स हैं उनके मार्केट शेयर को हम अगर सम कर देते हैं
एग्रीगेट कर देते हैं तो वो हमारा दिखाता है मार्केट में कंसंट्रेशन रेशियो। यहाँ पे जो पीआई हमने लिया है, पीआई क्या है? मार्केट शेयर। मार्केट शेयर निकालने के लिए अगर हम सेल्स ले रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल क्यू आई बाय क्यू, क्यू पूरी इंडस्ट्री में जो टोटल सेल्स हैं उसको दिखा रही है और क्यू आई उस पर्टिकुलर जो फर्म है उसकी कितनी सेल्स हैं, तो इस बेसिस पे हम मार्केट शेयर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने परसेंटेज में लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में हम कहेंगे कि 0 से 100 तक के बीच इसकी वैल्यू रहेगी। 0 है तो मार्केट कंसंट्रेशन भी 0 है, और अगर 100 है तो मैक्सिमम मार्केट कंसंट्रेशन है। CR4 अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें तो 50 + 25 + 10 + 5 अगर करते हैं तो ये हमारा 90% आ जाता है। 90% CR4 की वैल्यू आ गई। अब इसको देखते हैं कि लो कंसंट्रेशन में कौन सी मार्केट कंडीशन होगी और हाई कंसंट्रेशन में किस प्रकार की मार्केट कंडीशन होगी। अगर 0 से 50% के बीच हमारी कंसंट्रेशन रेशियो की वैल्यू लाए करती है तो वो दिखा रही है कि कम कंसंट्रेशन है। कम कंसंट्रेशन दिखाता है बिल्कुल 0 के पास 0 है तो हमारा है परफेक्ट कंपटीशन, और उससे जैसे जैसे इम्प्रूव होता जाएगा तो वो दिखाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट है 51 से अगर 80% के बीच में है कंसंट्रेशन रेशियो की वैल्यू तो वो मीडियम कंसंट्रेशन को शो करेगा। मीडियम कंसंट्रेशन हमारा शो करेगा मच ओलिगोपोलिस्टिक, हम ओलिगोपोली की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ओलिगोपोलिस्टिक टेंडेंसीज हैं। और उसके बाद अगर 81 से 100% तक है तो वो शो कर रहा है हाई कंसंट्रेशन। इसमें हम कहेंगे या तो ड्यूओपोली है या मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज को दिखाएगा हाई कंसंट्रेशन। और जब जितना ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होता है उतना ही गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है रेगुलेट करने के लिए। गवर्नमेंट रेगुलेशन रिक्वायर्ड है इस केस में। ये हमने एक मेजरमेंट का तरीका देखा, कंसंट्रेशन रेशियो। हम टॉप फर्म्स के जो मार्केट शेयर है उसको जोड़ लेते हैं तो वो हमारा बताता है कंसंट्रेशन रेशियो। हम 4 फर्म्स का कर रहे हैं, 8 फर्म्स का 10, 12, 20 कितना भी हो सकता है, तो उन्हीं सिर्फ हमें उन्हीं के मार्केट शेयर को प्लस करना है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमारा द हिर्शमैन-हर्फिंडल इंडेक्स। हिर्शमैन-हर्फिंडल इंडेक्स को हम HHI से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें है इट इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मार्केट शेयर्स। ये क्या है? समेशन है मार्केट शेयर्स के स्क्वायर का। अब यहाँ पे हम मार्केट शेयर का स्क्वायर कर देते हैं और उसके सम के बेसिस पे हम वैल्यू निकालते हैं HHI की। इसको हम यहाँ से देख लेते हैं या पूरा रीड कर लेते हैं। इट इज़ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द मार्केट शेयर्स ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट where the relative size are expressed as proportion to the total size of the market। टोटल जो मार्केट साइज है उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं पीआई है हमारा मार्केट शेयर एक फर्म का, और उसका जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो हम उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं HHI। इसकी वैल्यू लाया करती है 0 से 10,000 के बीच में। ये हमारा क्योंकि कंसंट्रेशन रेशियो में हमारी वैल्यू थी 0 से 100, ये हम पीआई का ही स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे जो मार्केट शेयर है वहाँ पे मार्केट शेयर का एडिशन ले रहे थे, यहाँ हम स्क्वायर का एडिशन ले रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0, और 100 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 10,000। 0 हमारा परफेक्ट कंपटीशन को दिखा रहा था और 100 हमारा मोनोपोली को दिखा रहा था। तो सेम यहाँ पे होगा, 0 है अगर तो परफेक्ट कंपटीशन है, और अगर 10,000 वैल्यू आ जाती है तो वो मोनोपोली को रिप्रेजेंट करती है। लो कंसंट्रेशन की रेंज है 0 से 100 तक अगर वैल्यू आती है HHI की। मीडियम कंसंट्रेशन है अगर 1800 से और 1000 के बीच में अगर वैल्यू आती है, और हाई कंसंट्रेशन है मोर देन 1800 टू 10,000। ये जो हमारी रेंज है वो वेरी कर सकती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। कंसंट्रेशन के लिए अलग अलग रेंज हैं, लो कंसंट्रेशन, मीडियम और हाई के लिए अलग अलग रेंज हैं, एक ये हो सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है फर्म ए
बी और सी हैं, 3 ही फर्म्स हैं इंडस्ट्री में, और इतने ये जो सेल्स हैं उसकी उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं कि 500 यूनिट सेल कर रही है ए फर्म, फिर 1500, फिर 3000, तो टोटल हमारा हो गया 5000। टोटल जो है साइज ऑफ मार्केट हमें पता होना चाहिए 5000। इसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज शेयर निकालेंगे कि फर्म ए का परसेंटेज शेयर क्या है, बी और सी, और उसको हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ हम चलते हैं रैंकिंग में। पहले हमने लिया फर्म सी 60% इसका शेयर है, फर्म बी का 30% है, फर्म ए का 10% है। तो टोटल हम जब इसको प्लस कर लेते हैं तो 100% बन जाता है। अगर हम कंसंट्रेशन रेशियो के बेसिस पे देखते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 100। 100 क्या दिखाता है? मोनोपोली, लेकिन मोनोपोली तो नहीं है यहाँ पे, या फुल कंसंट्रेशन। यहाँ पे HHI बेहतर मेज़र है। हमने जो मार्केट शेयर है सी फर्म का, बी फर्म का और ए फर्म का, उसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3600, 900 और 100। इसको प्लस करते हैं तो 4600 जो हमारा वो दिखा रहा है हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि मोर देन 1800 हमारा हाई कंसंट्रेशन को शो करता है। यहाँ पे 10,000 जो वैल्यू आएगी वो केवल एक ही फर्म के केस में आएगी, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल 2 एक्सप्लेन कर रहा है। वन फर्म इंडस्ट्री 100% मार्केट शेयर, जब एक ही फर्म होती है उसी का सारा शेयर होता है, तभी हमारी HHI की वैल्यू 10,000 आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, उससे कम ही रहेगी, चाहे कितना ही कंसंट्रेशन क्यों ना हो। अब और एग्जाम्पल्स हैं इसके। थर्ड एग्जाम्पल है, अगर 20 फर्म्स हैं और हर एक फर्म का 5% मार्केट शेयर है, 20 फर्म्स हैं, हर एक फर्म का मार्केट शेयर 5% है, तो HHI निकालने के लिए हम 20 टाइम्स जो है, क्योंकि 20 फर्म्स हैं और हर एक का मार्केट शेयर 5 है, तो 5 का स्क्वायर करना है हमने, और वो 20 फर्म्स के लिए हमें सम करना है, तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 को 500। 500 क्या शो कर रहा है? लेस कंसंट्रेटेड इंडस्ट्री। लेस कंसंट्रेटेड का मीनिंग है कि कंपटीशन ज़्यादा है। 500 वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने 20 फर्म्स लिए और सभी का इक्वल मार्केट शेयर है, तो वो क्या दिखा रहा है कि कंपटीशन ज़्यादा है और कंसंट्रेशन कम है। अब कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन रेशियो और HHI में किस प्रकार से डिफरेंस है और HHI कंसंट्रेशन रेशियो से किस प्रकार बेहतर है। पहला हम एक मार्केट लेते हैं जिसमें 7 फर्म्स हैं, 40, 20, 25, 5, इस प्रकार से मार्केट शेयर्स हैं। अगर हमने CR4 निकालना है, कंसंट्रेशन रेशियो 4 फर्म्स का निकालना है, तो हम पहली 4 जो फर्म्स हैं टॉप 4 फर्म्स, उसका हम समेशन कर लें मार्केट शेयर का, वो परसेंटेज में है हमारा 85%, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन सभी का हम स्क्वायर कर लेते हैं और उन सभी का जोड़, यहाँ पे कंसंट्रेशन रेशियो में सिर्फ हम जितनी फर्म्स का कंसंट्रेशन रेशियो निकाल रहे हैं उन्हीं का सम करते हैं, लेकिन HHI में हम सभी फर्म्स के मार्केट शेयर के स्क्वायर को प्लस करते हैं, केवल टॉप फर्म्स को नहीं। तो इन सभी का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 20 का 400, 20 फिर 5, उसके अकॉर्डिंग हमने सभी का स्क्वायर कर लिया है। अगर उसको ऐड करते हैं तो HHI की वैल्यू आती है 2500, जो कि ज़्यादा कंसंट्रेशन की रेंज में है, मोर देन 1800 है। अब मार्केट बी है। हमने ये जो तीनों एग्जाम्पल लिए हैं, इन तीनों में हम दिखा रहे हैं कि CR4 की वैल्यू 85 है, 85% है 4 फर्म्स का जो मार्केट शेयर है, लेकिन HHI की वैल्यू डिफरेंट है। वो एक एक्यूरेट मेज़र है मार्केट कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए। वो देखिए कैसे। मार्केट बी में हमने 25, 20, 20 और 20 ये हमने 4 फर्म्स का शेयर लिया है। यहाँ पे हमारा पहला 40 था, फिर 20, 20 और 5। यहाँ पे हमारा 25, 20, 20 और 20 सबका समेशन है 85% है। इन सभी की वैल्यूज़ का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो हमारा आता है HHI, उसका समेशन हम करके निकाल लेते हैं। इन सभी को अगर हम सम करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है
100। अब ये देखिए HHI की वैल्यू 2500 है और ये 1900 है, लेकिन कंसंट्रेशन रेशियो सेम है। अगर हम इसी को थोड़ा और चेंज कर दें, हम टॉप एन जो 4 फर्म्स हैं हमारी, उनका जो कंसंट्रेशन रेशियो है वो 85 ही है। पहली फर्म का शेयर है 55, 10, 10, 10 और फिर लास्ट की जो 3 फर्म्स हैं उनका 5% ईच। कंसंट्रेशन रेशियो हमारा CR4 हमारा आ गया 85, लेकिन इन सभी का जब हम स्क्वायर करके और फिर सम निकालते हैं तो वो आता है हमारा 3400। तो ये देखिए कि कंसंट्रेशन को बेहतर मेज़र हम HHI की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन रेशियो सभी में सेम आ रहा है, लेकिन HHI की वैल्यू सभी केसेस में डिफरेंट है, जो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रही है मार्केट कंसंट्रेशन को। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट HHI हिर्शमैन हर्फिंडाल इंडेक्स। थर्ड है हमारा डिस्पर्सन मेजर्स। जो डिस्पर्सन मेजर हैं उनको भी हम मार्केट कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहला है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दूसरा लॉरेंज कर्व, तीसरा ओटन्स इंडेक्स। देखिए एक एक करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें पता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमने V यूज़ किया है। कैसे हम निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एवरेज मार्केट शेयर। ये हम इस मेथड के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला है वेल नोन। P बार जो है हमारा वो क्या है? एवरेज मार्केट शेयर। एवरेज मार्केट शेयर हर एक फर्म का, अगर हम एवरेज निकालें सभी फर्म्स का, तो मार्केट शेयर, एवरेज मार्केट शेयर क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं कि टोटल फर्म्स के मार्केट शेयर को हम नंबर ऑफ फर्म्स से डिवाइड कर दें। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। अंडर रूट हमने लिया है 1/n समेशन ऑफ PI माइनस P बार, या जो हमारा एवरेज मार्केट शेयर है, एक फर्म के मार्केट शेयर को एवरेज मार्केट शेयर के डिफरेंस जब हम दोनों का निकालते हैं उसका स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट शेयर हमारा ये है। PI है हमारा शेयर ऑफ ith फर्म, एक फर्म का। N है नंबर ऑफ फर्म्स। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है हमारा वो वेरी करेगा 0 एंड √n-1 के बीच में इसकी वैल्यूज आएंगी। ग्रेटर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मोर विल बी द इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन। जितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आएगी उतना ही क्या शो कर रही है? इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्केट शेयर। उतना ही इनइक्वालिटी है मार्केट शेयर के डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट है हमारा लॉरेंज कर्व एंड जीनी कोफिशिएंट। लॉरेंज कर्व भी हमारा डिस्पर्शन का एक मेज़र है। लॉरेंज कर्व में हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं परसेंटेज ऑफ फर्म्स कम्युलेटिव फ्रॉम स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ हम बढ़ते जाते हैं और उनका कम्युलेटिव परसेंटेज हम लेते हैं 10, 20, 40, 60, 80, 100, इस प्रकार से हम लेते हैं। तो 100% तक हम परसेंटेज जो है, परसेंटेज ऑफ फर्म्स कम्युलेटिव फ्रॉम स्मॉलेस्ट, ये हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। मार्केट शेयर परसेंटेज कम्युलेटिव बाय सेल्स। सेल्स को यहाँ पे हमने नंबर ऑफ फर्म्स को कम्युलेटिव रूप में लिया है, यहाँ पे हमने मार्केट शेयर को कम्युलेटिव रूप में लिया है। ये हमारा 100% है, यहाँ पे भी 100% है। तो इसके थ्रू हम देखते हैं, ये हमारा लाइन ऑफ इक्वेलिटी है। लाइन ऑफ इक्वेलिटी कि जितनी फर्म्स हैं उन सभी के बीच मार्केट शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो लाइन ऑफ इक्वेलिटी से शो होगा। इसी के बेसिस पे हम जीनी कोफिशिएंट की, और ये जितना ही इससे दूर ये हमारा लॉरेंज कर्व होगा उतना ही क्या शो कर रहा है? इनइक्वालिटी शो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में। जो फर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केट में, उसके जो शेयर्स हैं वो डिफरेंट हैं। मार्केट कंसंट्रेशन है, जितना ज़्यादा ये इस लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर होता जाएगा उतना ही हमारा मार्केट कंसंट्रेशन को शो करेगा। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं जीनी कोफिशिएंट से। एरिया ऑफ OL, O' और O, ये जो हमारा जो डॉटेड एरिया है उसको अगर हम ये पूरे एरिया से डिवाइड कर दें, OZ, O', O,
ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसके एरिया से डिवाइड कर दे तो हमारी वैल्यू आ जाती है जीनी कोफिशिएंट की। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। 0 अगर वैल्यू है वो कब आएगी, जब ये एरिया हमारा बिल्कुल 0 है, लाइन ऑफ इक्वालिटी पे है, तो वो हमारा शो करेगा नो मार्केट कंसंट्रेशन, मीन्स हमारा परफेक्ट कंपटीशन, कि सभी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है फर्म्स में मार्केट शेयर का वो इक्वल है। अगर वैल्यू 1 आती है तो वो हाईएस्ट मार्केट कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। अगर ये एरिया हमारा सारा का सारा आ जाता है तभी हमारा ये नीचे वाले ट्राइंगल के इक्वल होगा और वैल्यू आएगी 1। तो ये हाईएस्ट मार्केट कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है, इसी के प्रकार से ही लॉरेंज कर्व के अकॉर्डिंग ही हमारा ओटन इंडेक्स है। इसमें हमने लिया है नंबर ऑफ फर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ पे डिफरेंस क्या था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिया था, यहाँ पे हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले रहे हैं नंबर ऑफ फर्म्स। यहाँ पे वही मार्केट शेयर हमने लिया है कम्युलेटिव प्रोपोर्शन में वाई एक्सिस पे। तो ये जो हमारा यहाँ पे है कंसंट्रेशन कर्व, जैसे ये लॉरेंज कर्व था, ये कंसंट्रेशन कर्व है। इसके लिए उन्होंने मेजरमेंट का तरीका बताया है। न्यूटन इंडेक्स को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। 2A, ये जो एरिया है हमारा डॉटेड एरिया वो A है, या कैसे 2 समेशन ऑफ I PI हमारा मार्केट शेयर होता है -1, इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। A हमारा है जो डॉटेड एरिया है O Y O डैश और O Y O डैश और O, ये हमारा जो डॉटेड एरिया है ये हमारा है A। W कैन बी इंटरप्रेटेड एज नंबर इक्विवेलेंट ऑफ मार्केट कंसंट्रेशन। मार्केट कंसंट्रेशन की वैल्यू किससे पता चलेगी, W की वैल्यू से। इट वेरीज बिटवीन 1 फॉर अ मोनोपोली केस एंड N फॉर फर्म्स ऑफ इक्वल साइज। अगर वैल्यू इसकी 1 आती है W की तो वो हमारा शो कर रहा है मोनोपोली का केस, और अगर वैल्यू आती है N, जितनी हमारी नंबर ऑफ फर्म्स हैं उतनी आती है, तो वो क्या शो कर रहा है कि इक्वल साइज है प्रत्येक फर्म का, इंडस्ट्री में इक्वल मार्केट शेयर है। तो ये हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देखे। फर्स्ट हमने करी थी बात कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, देन लॉरेंज कर्व और देन ओटन्स इंडेक्स। अगला हमारा मार्केट कंसंट्रेशन को जानने का, मेजर करने का तरीका है द लर्नर इंडेक्स। लर्नर इंडेक्स हमारा हम वेल नोन मोनोपोली पावर को मेजर करने का एक तरीका है ये। इट इज़ यूज टू मेजर मोनोपोली पावर ऑफ ए फर्म। मोनोपोली पावर को जानने के लिए यूज़ किया जाता है लर्नर इंडेक्स को। इसकी वैल्यू होती है हमारी L इज इक्वल टू P माइनस MC बाय P। P हमारा प्राइस है और MC मार्जिनल कॉस्ट है। अब ये देखिए कि मोनोपोली पावर 0 कब होगी, जब हमारा P इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस जब मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा तो ये हमारी वैल्यू आएगी 0, तो मोनोपोली पावर भी होगी 0। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, इसलिए हमारा मोनोपोली पावर 0 आती है, परफेक्ट कंपटीशन है। अगर प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होता जाएगा उतना ही मोनोपोली पावर या मार्केट पावर को वो शो कर रहा है। इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है जब प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में ही इन दोनों का डिफरेंस होता है। ग्रेटर द डेविएशन हायर द मोनोपोली पावर ऑफ ए फर्म। ये हम डिस्कस, जितना ज़्यादा इनका डिफरेंस होगा प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट का, उतना ही मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी। फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमारी कंडीशन होती है, MC MR मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होनी चाहिए। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारी होती है प्राइस इंटू 1 + 1 ओवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारा रिलेशन होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिराइव किया हुआ है। ये मोनोपोली पावर क्या होगी, अगर हम P माइनस MC की जगह MR की वैल्यू पुट कर दें, MR की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारा आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो मोनोपोली पावर जो है वो उसका रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, -1 ओवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मोनोपोली पावर ऑफ द फर्म विल बी 1 व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1। अगर इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड 1 है तो मोनोपोली पावर हमारी 1 आएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 1 हो गया तो वैल्यू आएगी 1। इट विल बी 0 व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो हमारा वैल्यू आती है 0। इट विल बी 0 व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। इफ़ देयर आर मोर देन वन फर्म, ये सिर्फ एक फर्म के केस में हम मोनोपोली पावर को देख रहे हैं। अगर ज़्यादा फर्म्स हैं तो इस फॉर्मूला में थोड़ा चेंज हो जाएगा, MC की जगह हमने MCI कर दिया। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये हमारा आएगा SI ओवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। SI हमारा है इज़ द मार्केट शेयर ऑफ ith फर्म। अगर ज़्यादा फर्म्स हैं, जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ith फर्म जो है उसका मार्केट शेयर क्या है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे SI से। द ग्रेटर ए फर्म्स मार्केट शेयर द ग्रेटर विल बी इट्स मार्केट पावर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अगर बाकी सभी चीज़ें इक्वल रहती हैं तो हम क्या कहेंगे, जितना ज़्यादा मार्केट शेयर इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही मार्केट पावर इंक्रीज होती जाएगी। लास्ट हमारा मेजरमेंट का वे है द रोथस्चाइल्ड इंडेक्स। इसमें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व प्लेज ए वाइटल रोल इन मेजरिंग द मोनोपोली पावर ऑफ ए फर्म। मोनोपोली पावर को हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व से भी जान सकते हैं। ये हमारा क्वांटिटी हमने लिया है, प्राइस है y एक्सिस पे, इसकी वैल्यूज़ रहेंगी 0 और 1 के बीच में। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। द रोथस्चाइल्ड इंडेक्स हमने करना है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म, दोनों का रेशो लेना है। डिमांड कर्व DD जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर फर्म का डिमांड कर्व, और जो कैपिटल DD है वो हमारा शो कर रहा है मार्केट का डिमांड कर्व। तो हम दोनों का रेशो लें, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म बाय स्लोप ऑफ मार्केट डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म ये हमारा स्मॉल dd से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका स्लोप हम कैसे देखेंगे, AB ओवर AE, चेंज इन y बाय चेंज इन x, ये हमारा स्लोप होता है। तो हमने लिख लिया AB ओवर AE। और ये हमारा मार्केट डिमांड का स्लोप है AC ओवर AE। AC ओवर AE इसको सॉल्व करेंगे तो AB ओवर AC, AB को जब हम AC से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा रोथस्चाइल्ड इंडेक्स की वैल्यू आएगी। उससे वो हमारी 0 से 1 के बीच में वेरी कर सकती है। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो वैल्यू आएगी 0, क्योंकि तब हमारा चेंज इन y 0 होता है, क्योंकि जो हमारा डिमांड का होता है परफेक्ट कंपटीशन में वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो चेंज इन y कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा, तो हमारी वैल्यू आएगी इंडेक्स की 0। तो वो क्या शो कर रही है, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि डिमांड का किसी फर्म का परफेक्टली इलास्टिक होता है तो हमारी वैल्यू आती है इस इंडेक्स की 0। 1 अगर वैल्यू आती है तो वो शो कर रहा है मोनोपोली या हाई कंसंट्रेशन को। ये हाई कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। अगर वैल्यू आती है 1, मतलब इतना ही AC ओवर AC अगर जब हम कर देते हैं, यही हमारा फर्म का डिमांड का है और यही इंडस्ट्री का, तो ये होता है मोनोपोली के केस में। ये तो हमने बात करी मार्केट कंसंट्रेशन के मेजर्स की। हमने समष्टिगत पहलू भी देखे थे मार्केट कंसंट्रेशन के। एक हमारा होता है इंडस्ट्रियल रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस के बेसिस पे हम देखते हैं कंसंट्रेशन को, और दूसरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। इनको भी मेज़र किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल रीजनल इम्बैलेंस को हम परसेंटेज मेथड या लोकेशन फैक्टर हमने सार्जेंट फ्लोरेंस की जो वीडियो बनाई है उसमें है लोकेशन फैक्टर। उन्होंने यूज़ किया है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी उद्योग का लोकलाइजेशन कैसा है उसको मेज़र करने के लिए वो दिखाता है रीजनल इम्बैलेंस को और परसेंटेज मेथड। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को भी जानने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज मेथड और कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन भी हम सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को दोबारा देख के इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा था मेजर्स ऑफ मार्केट कंसंट्रेशन। थैंक यू।